तो दोस्तों, पिछली कहानी में हमने आपको सुनाया था कि किस प्रकार से मूलराज के ऑफिस में आखिरकार श्री प्रकाश शुक्ला, आनंद और सुधीर की एंट्री होती है और उसके बाद वहां जो वार्तालाप होता है वो बेहद रोचक होता है, क्योंकि वहां पर श्री प्रकाश शुक्ला ने सबसे पहले AK-47 अपने पिट्ठू बैग से निकाला और मूलराज के सामने रखा और कहा कि बताओ पैसे तुम कब दे रहे हो। वैसे तो तुमने मुझे घुमाया बहुत है, लेकिन अब मजा आएगा खेल खेलने में, क्योंकि तुमने जितना घुमाया है अब हम लोग तुमको उससे भी कहीं ज्यादा घुमाए। ये बात सुनने के बाद मूलराज तो डर जाता है। पहले वो आनाकानी करता है, नीचे उतरने से, चलने से, इन सब चीजों से मना करता है, लेकिन जैसे ही श्री प्रकाश शुक्ला ने AK-47 उठाई और सीधे मूलराज के सीने पर रखा तो मानो ऐसा लगा कि कलेजा फट जाएगा और तत्काल ही मूलराज तुरंत तैयार हो जाता है। ठीक है भाई, आप जहां कहोगे मैं वहां आपके साथ चलूंगा। इस पर श्री प्रकाश शुक्ला कहते हैं ठीक है, तैयार हो जाओ, और जरा सा भी अगर हिलने की भी हिम्मत करोगे तो ये मत समझना कि AK-47 में अपनी इस बैग में रख रहा हूँ, पिस्टल तुम्हारी कमर पर लगा हुआ है। उसके बाद बाकायदे पिस्टल कमर पर लगाने के बाद तीनों लोग धीरे से बाहर आते हैं। मूलराज भी बाहर आता है और उस ऑफिस को बाकायदे बंद किया जाता है। ऑफिस में ताला लगाया जाता है। फिर सीढ़ियों से नहीं उतरना था, ये चारों लोग एक लिफ्ट में जाते हैं ताकि पिस्टल लगाए रखने में काफी आसानी होगी, और उसी लिफ्ट से धीरे धीरे करके नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद गाड़ी में लाकर मूलराज को सीधे बैठा देते हैं। और बैठाने के बाद मूलराज बीच में बैठे होते हैं और बगल में श्री प्रकाश और उधर सुधीर और वो लड़के भी होते हैं जो गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी वहां से निकलती है और सीधे गाड़ी श्री प्रकाश शुक्ला के उस किराए वाले मकान के पास पहुंच जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक, खतरनाक, जुर्म के दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाने वाले श्री प्रकाश शुक्ला की पहली करोड़ों की फिरौती किस तरीके से जब एक व्यापारी ने देने से मना किया तो उसके साथ क्या हुआ, उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, ये पूरी कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देर न करते हुए दोस्तों, हम फिर पुनः उसी कहानी पर आते हैं। अब जैसे ही ये गाड़ी श्री प्रकाश शुक्ला के घर पर आकर रुकती है तो एक प्लान बनता है कि अब 800 को बदल देना है और अम्बेस्टर में मूलराज को बैठाया जाता है। बीच में मूलराज, इस बगल सुधीर, इस बगल आनंद, और स्टीयरिंग पर एक ड्राइवर जो उन्हीं लड़कों में से एक लड़का होता है, इसका नाम हरीश होता है, वो हरीश सिंह ड्राइवर, और आगे की सीट पर श्री प्रकाश शुक्ला खुद बैठे होते हैं। ऊपर गाड़ी में लाल बत्ती लगी होती है जिसे उतरवा दिया जाता है और नीली बत्ती लगवा दी जाती है। हालांकि इस पर आनंद ने कहा कि भाई नीली बत्ती लगा रहे हो, ये ठीक नहीं होगा, लेकिन इस पर श्री प्रकाश शुक्ला ने डांटते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जिस किसी गाड़ी पर नीली बत्ती लगी हो उस बत्ती को रोकने की हिम्मत कोई पुलिस वाला जल्दी करता नहीं है। तुम चुपचाप बैठो, देखो आगे आगे क्या होता है। अब इसमें सारे लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और गाड़ी यहाँ से चलना शुरू होती है। जैसे ही चिन्हट चेक पॉइंट आता है उस जगह पर जैसे ही पुलिस नीली बत्ती लगी हुई गाड़ी देखती है तो सलामी भी देती है और गाड़ी को आगे बढ़ा देती है। अब ऐसे ही अगला पड़ाव जो आता है वो बाराबंकी सिटी आता है। वहां भी सेम इसी तरीके से एक सलामी दागी जाती है और गाड़ी को आगे बढ़ा दी जाती है। फिर फैजाबाद में भी ऐसा ही होता है, बिना देखे कि अंदर कौन बैठा हुआ है, सलामी दाग कर गाड़ी को आगे बढ़ा दिया जाता है। और ऐसे करते करते अब श्री प्रकाश शुक्ला ने मूलराज अरोड़ा को लेकर के उत्तर प्रदेश से बिहार की मोकामा पहुंच जाता है, यानी सूरजभान की गढ़ कहे जाने वाले मोकामा में। और मोकामा के एक कस्बे में एक घर खोजा जाता है जहां सूरजभान का इलाका रहता है और वहां पर मूलराज अरोड़ा को रखवा दिया जाता है। लेकिन इस पूरी बात की खबर जैसे ही लखनऊ की पुलिस को लगता है, मानो पूरे लखनऊ में
वो हराम समझ जाता है कि इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर का आखिरकार किडनैप किसने कर लिया और कैसे कर लिया है। अब पूरी जांच पड़ताल की टीम पूरी लगा दी जाती है, जो ऑफिस से लेकर घर तक पूरा जांच पड़ताल करता है। जैसे ही पुलिस घर पहुंचती है तो एक बेहद रोचक जानकारी सामने निकल कर आती है, और वो जानकारी ये होती है कि कोई अशोक सिंह नाम का आदमी था जो पापा का पीछा कर रहा था। ये बात मूलराज अरोड़ा की लड़की पुलिस वालों से बताती है, और पापा का पीछा करते करते उन्हें पिछले 10-15 दिनों से ये फोन भी आता था, लेकिन अशोक सिंह कौन है, क्यों वो पापा से बात करता था, और मेरे साथ भी उसने काफी बार बदतमीजी तरीके से बात किया, जिसके कारण मैंने उसका फोन उठाना ही बंद कर दिया। और फोन आखिरकार घर के नौकर लोग उठाया करते थे, ना पापा फोन उठाते थे ना मैं फोन उठाती थी। अब पुलिस वाले ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये अशोक सिंह कौन है, किसने ऐसा तबाही मचा रखा है कि मूलराज अरोड़ा को उठा ले गया, उसकी बेटी को इस कदर परेशान किया, बावजूद उसके अभी तक उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। न मूलराज अरोड़ा मिल रहे हैं और ना ही इस अशोक सिंह का कोई सबूत मिल रहा है। अब पुलिस बिल्कुल परेशान होकर खोजना शुरू करती है। इधर मूलराज अरोड़ा अपने जान की भीख मांगते हैं और बार बार एक ही बात कहते हैं कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आप जो कहिए मैं वो कर दूंगा। लेकिन इस दरमियान एक काम जो नहीं कम होता है, वो श्री प्रकाश शुक्ला ने निरंतर मूलराज के घर पर फोन करता, और जब भी उसकी बेटी फोन उठाती तो मूलराज के सामने ही उसकी बेटी से अश्लील तरीकों से बात किया। और आखिरकार जब 4-5-6 दिन बीत जाते हैं और पैसे नहीं मिलते हैं, तब थक हार करके श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा कि देख, तुझे मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तुझे तो यहाँ बंधक रखूंगा ही, लेकिन मैं वापस लखनऊ जाऊंगा और तेरी बेटी को भी लेकर यहीं आऊंगा और तेरे सामने उसका वो हाल करूंगा जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना बात सुनते ही मूलराज अरोड़ा इन धमकियों से डर जाता है और पैरों को पकड़कर श्री प्रकाश की गिड़गिड़ाने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। कहता है, माई बाप अब कोई ऐसी गलती नहीं होगी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मेरे भाई यहीं पटना में एक बड़े अफसर हैं, एक बार आप मुझसे उनकी बात करा दीजिए, आप जैसे ही बात कराएंगे मैं सारे पैसों का बंदोबस्त करा दूंगा। लेकिन श्री प्रकाश ने जैसे ही 1 करोड़ की डिमांड किया तो मानो मूलराज का कलेजा फट जाएगा। वो पैरों को छान लेता है और रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। आखिरकार मौत से डर किसको नहीं लगता है। शायद कोई भी रहे उस जगह पर और AK-47 उसके सीने पर रख दिया जाए तो वो भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और अंततः गत्वा श्री प्रकाश शुक्ला ने उसे 50 लाख रुपए उधार और 50 लाख रुपए नगद देने पर बात तय होती है। फिर उसी रेलवे में बड़े अधिकारी जो होते हैं मूलराज अरोड़ा के भाई, उन्हें फोन किया जाता है। फिर वो 50 लाख रुपए भिजवाते हैं, जो सूरज भान के आदमियों को सही समय पर सुरक्षित ढंग से मिल जाता है, और जिसके बाद आखिरकार मूलराज अरोड़ा को छोड़ा जाता है। लेकिन उसे बेहद ही अच्छे तरीके से एक बात समझा दी जाती है, जैसे ही तुम घर पहुंचोगे वैसे ही पुलिस का डेरा तुम्हारे घर के पास हो जाएगा। वो तुमसे हर एक राज उगलवाने की कोशिश करेंगे, वो तुमसे उन बंदूकों के बारे में पूछने की कोशिश करेंगे, वो तुमसे रास्ते जानने के बारे में कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, तुम समझदार व्यक्ति रखते हो, अगर हम तुम्हें तुम्हारे ऑफिस से उठा सकते हैं तो यकीन मानो 24 घंटे तुम्हें पुलिस नहीं बचा सकती। कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर तुम्हारी चैप्टर कभी भी क्लोज कर दिया जाएगा अगर तुमने अपना मुंह खोला, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इन बातों को घुमा कर रखना है। आखिरकार किसी तरीके से जैसे ही मूलराज वहां से छूटता है और वहां से इतनी रफ्तार में भागता है, किसी तरीके से वो गोखले मार्ग पर स्थित अपने मकान पर आता है। और मकान पर जैसे ही आता है तो अगले दिन सुबह एक फोन बजता है, और श्री प्रकाश शुक्ला को जहां तक पता था कि मूलराज का फोन एक अलग लाइन पर
पुलिस भी सुनती है कि उसके घर किसका फोन आ रहा है, कौन बात कर रहा है, किस तरीके की बात हो रही है। ये सारे कुछ पुलिस वाले मूलराज के उस लैंडलाइन नंबर से सुन लिया करते थे। जैसे फ़ोन बजता है तो लड़की फ़ोन उठाती है, तो उधर से आता है कि मूलराज घर पर सही सलामत पहुंच गया है। तो कहा जाता है कि हाँ। तो उधर से श्री प्रकाश कहते हैं, बात कर रहा हो जरा, बोला कि अशोक सिंह का फ़ोन आया है। जैसे ही अशोक सिंह का नाम सुनाई देता है तो तुरंत झट से मूलराज पकड़ता है। तो उसके बाद उधर से आवाज़ आता है कि पुलिस तुम्हारे आसपास खड़ी होगी। तो कहा जाता है कि हाँ, और उधर से बोला जाता है कि जुबान पर थोड़ा काबू रखना, मुझे पता है कि पुलिस हमारी कॉल सुन रही है, इसलिए मैं फ़ोन रख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें 10 दिनों से 15 दिन के बाद एक बार मैं फिर से फ़ोन करूँगा। और यही बात कहने के बाद फ़ोन काट दिया जाता है और किसी तरीके से लखनऊ के इस बड़े व्यापारी की जान 50 लाख रुपए देने के बाद बच जाती है और आगे उसे श्री प्रकाश शुक्ला के द्वारा छोड़ दिया जाता है। उसकी बेटी के साथ भी कोई किसी तरीके की बदतमीजी नहीं की जाती है, जो भी की गई थी सिर्फ फ़ोन पर की जाती है और बाकी सारा कुछ बिल्कुल सही सलामत रहता है। दोस्तों, तो ये थी आज की जुर्म के वर्चस्व की कहानी, और इसमें आपने देखा कि श्री प्रकाश शुक्ला ने किस तरीके से अपनी पहली और बड़े टारगेट में यानी लखनऊ के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर को अपने गिरफ्त में लिया और उससे पैसे वसूले, फिर उसको सही सलामत उसके घर भी जाने दिया। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।